हेल्पिंग बिहार फाउंडेशन का बहुत बहुत आभार कि आपने इस वर्ष भी इस तरह के आयोजन किए हैं। और परिस्थितियां जब विपरीत होती हैं समाज में, सबका मान सम्मान घटा है तो शिक्षकों का भी मान सम्मान घटा है। तो इन परिस्थितियों में शिक्षकों के सम्मान जैसे कार्यक्रम बहुत ही लाजमी हैं और ये होते भी रहने चाहिए। कौन आजाद हुआ, किसके माथे से गुलामी की स्याही छूटी। मेरे सीने में दर्द है महकूमी का, मादरे हिंद के चेहरे पे छाई है उदासी वही। आजादी के 75 साल बाद भी ऐसी कौन सी परिस्थितियां हुई कि इस आजाद भारत में हमने एक भी नालंदा और विक्रमशिला हम बना नहीं पाए। हम श्रद्धेय मंडन मिश्र इस कोसी की धरती से नहीं निकले। विदुषी भारती इस कोसी की धरती से नहीं निकले। राजकमल चौधरी जैसा दूसरा साहित्यकार नहीं हुआ। ये कैसी विडंबना है। बाबा साहब, राजेंद्र बाबू और मधेपुरा के सपूत कमलेश्वरी प्रसाद मंडल जैसे मनीषियों ने भारतीय संविधान में बहुत से साहसिक प्रबंध भी किए, लेकिन आज भी सहरसा से जब ट्रेन खुलती है तो उसका नाम जनसाधारण एक्सप्रेस होता है और हमारे भाई उस ट्रेन में भर भर कर सीटें नहीं मिलती है, शौचालय में बैठकर दूसरे प्रदेशों को समृद्ध करने चले जाते हैं। लोग सोचते होंगे कि वो कमाने जा रहे हैं, लेकिन मैं उसको दूसरे रूप में देखता हूं। मैं देखता हूं कि हमारे कुशल हाथ दूसरे राज्य को समृद्ध कर रहे हैं, लेकिन आजादी के 75 साल बाद ऐसी व्यवस्था हम नहीं कर पाए कि हम बिहार के लोगों को बिहार में रोजगार दे सकें। मैं राजनीति की बात नहीं करता। सरकारें आती हैं और सरकारें जाती हैं और जाती रहेंगी और आती रहेंगी, लेकिन ये हमारा कलेक्टिव फेल्योर है कि हम शिक्षा की ऐसी अलख नहीं जला पाए जो इस बिहार को हम समृद्ध नहीं बना पाए। बिहार में इंडस्ट्री घटते हुए क्रम में है, संख्या दिनों दिन कम होती जा रही है। 60,000 करोड़ का जंबो जेट बजट है, शिक्षा का सबसे बड़ा बजट है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बिहार सरकार ने शिक्षा के उस बजट में कितने खर्च के प्रावधान किस मद में किए हैं। और ये बड़ी कड़वी सच्चाई है कि शिक्षा का जो बजट है उसमें उसका ज्यादा बड़ा कंपोनेंट सैलरी पर खर्च होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेके शिक्षकों को तकनीकी ज्ञान और उनके ट्रेनिंग पर बिहार सरकार खर्च नहीं करती और करना भी नहीं चाहती। जो पुराने विश्वविद्यालय थे उनकी हालत और भी खराब हो गई। पटना विश्वविद्यालय का एक समय बड़ा नाम था, लेकिन आज पटना विश्वविद्यालय की स्थिति क्या है, भागलपुर विश्वविद्यालय की स्थिति क्या है। जब सहरसा से निकलकर बच्चे टीएनवी जाते थे, साइंस कॉलेज जाते थे, तो उनके पिता बड़े गर्व से कहते थे कि हमारे बच्चे साइंस कॉलेज जा रहे हैं। आज क्यों नहीं कह पा रहे हैं? आज बच्चे क्यों दिल्ली का रुख कर रहे हैं, क्यों बेंगलुरु का रुख कर रहे हैं? ये हमारी कलेक्टिव फेल्योर है। इस फेलियर की जिम्मेदारी हम सबको लेनी होगी। कल मैं, आज शिक्षक सम्मान समारोह है, कल मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था। हमारे सहरसा के ऑनरेबल एमपी मनोज झा जी ने शिक्षक दिवस पर एक आर्टिकल लिखा। उसमें उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से डॉक्टर एस राधाकृष्णन और ब्राजीलियन एडुकेटर, मेंटर, फिलोसफर पॉलो फ्रेरो की का तुलनात्मक अध्ययन उन्होंने किया है।
उस आर्टिकल में उन्होंने लिखा कि राधा कृष्णन क्या चाहते थे। राधा कृष्णन का मानना था कि शिक्षा हमारी आध्यात्मिक और नैतिक खोज है। शिक्षा अगर चाहे तो समतामूलक समाज की स्थापना कर सकता है, देश में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना कर सकता है। और एक शिक्षक से भी उन्होंने बड़ी उम्मीद की है। वो चाहते हैं कि हमारा शिक्षक नैतिकवान हो, हमारा शिक्षक एक ऐसा आदर्श हो युवाओं के बीच जो पीढ़ी दर पीढ़ी उसका नाम लोग ले सकें। दूसरी तरफ पालो फ्रेरो ने शिक्षा को एक बैंकिंग प्रणाली से तुलना की है। उनका कहना है कि आज के समाज में शिक्षक एक सभिज्ञ प्राधिकारी के रूप में काम करते हैं और सामने बैठा निष्क्रिय छात्र में ज्ञान को जमा करते रहते हैं। अब देखना यह है कि राधा कृष्णन सही हैं या पालो फ्रेरो सही हैं। तो पालो फ्रेरो ने इस बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षकों को हमेशा एक लर्नर होना चाहिए। जीवन में ज्ञान के मामले में एब्सोल्यूट कोई नहीं हो सकते कि हम सब कुछ जानते हैं। ये शायद ही बिरले होते होंगे, विवेकानंद सरीखे लोग होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि एक शिक्षक के आदर्श को तभी पा सकता है जब वो हमेशा सीखने की जिजीविषा उनके अंदर हो, सीखने की क्षमता हो, सीखने की चाहत हो, सीखने का लगन हो। तो शिक्षकों को एक लर्नर होना चाहिए। और दूसरी बात फ्रेरो ने बड़ी अच्छी कही है कि शिक्षण का मोड अगर परस्पर डायलॉग के साथ हो, आपसी संवाद के साथ हो, कि शिष्य अगर शिक्षक के आंखों में आंख डालकर सवाल करने की हिम्मत रखता हो, तो शिक्षा निश्चय ही उसके जेहन में बहुत दूर तक चली जाएगी। आज के शिक्षक से मुझे बड़ी उम्मीद है कि शिक्षक चाहेंगे तो बिहार भी बदलेगा, और शिक्षक नहीं चाहेंगे तो बिहार नहीं बदलेगा। अभी हाल ही में मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 371 की चर्चा करते हुए मैंने कहा था कि बिहार के लोगों को डोमिसाइल चाहिए, कि यहाँ आर्टिकल 371 रेफर करता है कि कोई स्टेट अगर चाहे तो वो लोकल कैडर में डोमिसाइल द्वारा अपने स्टेट में नौकरी दे सकता है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? बहुत से राज्यों में ऐसी नीतियां बनाई गई है। महाराष्ट्र में बनाया गया, तेलंगाना में बनाया गया, कर्नाटका में बनाया गया, बिहार भी मांग रहा है। इसकी जरूरत इसीलिए पड़ रही है कि हमारे लिए, हमारे यहाँ जो करिकुलम पढ़ाया जाता है, जो कोर्सेज हमारे यहाँ उपलब्ध हैं, वो कोर्सेज ट्रेडिशनल हैं। हम लोगों के यहाँ उस तरह की शिक्षा नीति नहीं अपनाई गई जो दूसरे स्टेट में अपनाई गई है। तो हम कहीं ना कहीं पिछड़ गए हैं। और आज कुछ युवा भी दिख रहे हैं। युवाओं को मैं संदेश देना चाहता हूं कि जीवन की ये कठिन सच्चाई है कि हार्ड वर्क का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। ये कठिन सच्चाई है और जीवन में शॉर्टकट कुछ नहीं होता। जो लोग हार्ड वर्क करेंगे सफलता उन्हीं को मिलेगी। और युवा तो अगर ठान लेते हैं तो इस देश की सियासत ही बदल जाती है। तो पढ़ाई कौन सी बड़ी चीज है? आप निश्चय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पढ़ें, लक्ष्य को तय करें। आपके हाथ में जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, मैं हर एक
संबोधन में कहता हूं कि ये आपके किसी काम का नहीं है। आप किताबों से मोहब्बत करना सीखिए। इस गजट से जब आप मोहब्बत करेंगे तो लक्ष्य से भटकाव निश्चय ही होगा। मैंने बहुत से बच्चों को, इस बार मैं दिल्ली गया था अपने पुराने हॉस्टल में, जहां मैंने अपने स्वर्णिम समय के 8 साल जुबली हॉल में गुजारे हैं। मैंने देखा कि बच्चों के हाथ में छोटे छोटे मोबाइल हैं। आज के दिन, ये पिछले महीने की कहानी है, जिसमें कोई डिस्प्ले, कलर डिस्प्ले वगैरह नहीं था, छोटे मोबाइल जो पहले नोकिया के आते थे। मैंने प्रेसिडेंट से पूछा कि यूपी का लड़का था, वो इकोनॉमिक्स में था। मैंने पूछा कि अरे इस छोटे मोबाइल से आपका काम हो जाता है? हाँ सर, ये डिस्ट्रैक्ट नहीं करता, ये मुझे पढ़ने से मोड़ता नहीं है। निश्चय ही उस बच्चे ने कठिन इच्छा शक्ति के साथ बड़े मोबाइल से अपनी दूरी बनाई होगी। मैं आपको भी कहता हूं कि आप भी दूरी बना लीजिए। पुस्तकों से मोहब्बत करके देखिए, दुनिया बड़ी आसान हो जाएगी। आपको लगेगा, लाइब्रेरियां खुल गई हैं, आज भी पुस्तकें उपलब्ध हैं, आप अमेज़न से ऑनलाइन मंगा सकते हैं। एक बार पुस्तकें पढ़ के तो देखिए। मैं बच्चों को 1-2 बात और कहना चाहूंगा कि शिक्षा का मतलब सिर्फ यह नहीं होता है कि आप बहुत अच्छे मैनेजर बनते हैं, आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं। शिक्षा में नैतिक शिक्षा का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। और खासकर आज मैं ये देख रहा हूं कि हमारे समाज में नैतिक मूल्यों का अब मूल्यन हो रहा है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। सहरसा के एक बड़े डॉक्टर, जो सहरसा में नहीं थे, बाहर रहते थे, उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बड़ी जद्दोजहद की। अपने रिश्तेदारों से उन्होंने करीब 10 साल रिश्ते को दूरी बनाकर रखा कि जब पटना में हमारे घर लोग आएंगे तो हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। पिछले साल एक वृद्धा आश्रम में उनकी दर्दनाक मौत हुई। उनके दोनों बच्चे विष कर गए थे और दोनों बच्चे इस इंतजार में थे कि बड़ा वाला जाएगा कि छोटा वाला जाएगा। कई दिन तक उनकी डेड बॉडी पड़ी रही। लानत है ऐसी शिक्षा का। इन मूल्यों को भी स्थापित करना होगा। शिक्षा का मतलब सिर्फ ऊंची सैलरी और विदेशों में बसना नहीं होता। करोड़ों के पैकेज का कोई मतलब नहीं है जब आप माता पिता, गुरुजन, अपने परिजनों का आदर नहीं कर सकते। मैं जब उस घटना को सुना तो मैं बहुत मर्माहत हुआ, क्योंकि एक बार मैं उनसे +2 के दिनों में मैंने इलाज कराया था। उनका चेहरा मेरे सामने घूम गया और मेरी आंखों में आंसू भी आया कि लोग किस तरह बदल गए हैं। पिता पुत्र, बेटी पिता, ये रिश्ते फिर से परिभाषित करने की जरूरत है क्या? इसकी नौबत क्यों आन पड़ी है? हम अपने शिक्षा में इन नैतिक मूल्यों को शामिल क्यों नहीं करते? इसके लिए किसी करिकुलम की आवश्यकता नहीं है। आज दादा और नानी और दादी की कहानियां बच्चे नहीं सुनते, तो ये माँ बाप का कर्तव्य बनता है कि उनको उन कहानियों से परिचित कराएं, उन नैतिक मूल्यों से परिचित कराएं। नहीं तो वो दिन दूर नहीं कि हमारी औलाद की भी डेड बॉडी पड़ी रहेगी और बच्चे आपस में झगड़ेंगे कि ये तुम्हारी बारी है, तुमको जाना होगा। मैं अब ज़्यादा नहीं बोलना चाहता। विकास जी ने और निखिल जी ने कहा है और इनू मैम जैसी प्रख्यात वक्ता भी हमारे सामने हैं। मैं बस बच्चों के लिए एक कविता पढ़ना चाहता हूँ, जो ऐसे ही अनायास कल वो मुझे कविता मिल गई थी।
रितेश रजवाड़ा जी की ये कविता है। युवाओं से उम्मीद करता हूं कि वो ध्यान से सुनेंगे। जब पांव तुम्हारे रुक जाएं, आंखों में आंसू चुभ जाएं, सारी उम्मीदें दिल के आगे फूक जाएं, संग्राम गर हारे भी तो तुम मन को मत छोटा करना, बस हिम्मत कर चलते रहना। हर ओर निराशा छाई हो फिर भी अपने मन की करते रहना। संघर्षों के जब किस्से आगे की नस्लें दोहराएंगी, एक दिन वो भी आएगा जब सारे गम भूल जाएंगे। निंदा करने वाले ही तुम्हारी जय जयकारा लगाएंगे। बस हिम्मत करके चलते रहना, बस हिम्मत करके चलते रहना। आप अगर एक बार फेल करते हैं, आप अगर 2 बार फेल करते हैं जीवन में, तो वो आपका एक्सक्यूज नहीं हो सकता। आपका एक्सक्यूज यही है, स्वेट मार्टन ने कहा था कि यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपके हिस्से क्या हासिल हुआ, महत्वपूर्ण यह है कि आपने सफलता के लिए कितना जद्दोजहद किया है। जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और